इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर। किससे डरे हुए हो? अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चाइना दोस्ती को इस वक्त एक चैलेंज का सामना है। जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशन, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं। 7 डेलीगेशन दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है? लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे हैं। मोदी वाकई सोचता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और जो हुआ है ठीक हुआ है, तो इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की हरकतें। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। खास करके बात यह है कि जब पहले जब कहा जाता था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो स्क्रैप की जा सकती है, तब इंडिया की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आता था। उसका रीज़न ये था कि इंडिया के पास कैपेसिटी थी नहीं, इंडिया के पास उस हिसाब से डैम्स थे नहीं। लेकिन अब जब कैपेसिटी आ चुकी है ना, तब इंडिया जो अपनी पहले धमकी दिया करता था, अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मतलब इंडिया के पास। और सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है अब वो सारा का सारा पानी जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पाकिस्तान की तरफ आता था, अब उसको स्टोर करता है और ख़ुद के जो स्टेट है वहाँ पर उसको डाइवर्ट कर रहा है। और अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो अचानक से वो पाकिस्तान को बिना कहे उसको छोड़ भी देता है और पाकिस्तान के अंदर फिर वो बाढ़ आ जाती है। जो भी हो, लेकिन हो ये रहा है कि भाई मोदी उनको जीने नहीं दे रहा है और सिचुएशन इस हिसाब से ख़राब हो रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भूखा तो छोड़िए प्यासा मरने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की जमीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, सियासी इस्तेकाम इधर नहीं है, कोई माशी इस्तेकाम इधर नहीं है। इदारों के आपस में लड़ाइयां देखे, सुप्रीम कोर्ट फौज से लड़ रही है, फौज सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, पुख्तनख्वा में देखे पुलिस और फौज आमने सामने। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को अफगानिस्तान की जरूरत है? नहीं। अगर इंडिया चाहेगी वो 2 दिन में इसको डिस्टेबलाइज कर दे। हम किस नींद में आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री मसल्स तो दिखाने हैं अपने लोगों को। द मोर मिलिट्री मसल्स यू शो द बेटर इट इज फॉर यू। सो मोदी साहब जो है वो अपने मिलिट्री मसल्स दिखाना चाहते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है?
सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार, तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी, सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब वो मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपने जोग्राफिया को खुलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश। भारत मॉक ड्रिल्स कर रहा है, इंडिया मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशन, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं, 7 डेलीगेशन सब दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, कोई पता नहीं है ये जा रहे नहीं जा रहे। बट द क्वेश्चन स्टिल इज देयर कि पाकिस्तानी डेलीगेशंस किधर है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारतीय आवाम को बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में जिस तरह की मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह 22 अप्रैल के बाद बनाया गया था। बाकायदा ऐलान किया गया था वजारते जो दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से कि मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। और 7 तारीख से पहले, यानी कि जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उससे पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। अब ये मॉक ड्रिल्स जब की जाती हैं जब ये जो है वो प्लान किया जा रहा हो कि हमने एक दूसरे मुल्क पे यानी कि पाकिस्तान पे हमला करना था, इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का रद्देअमल आता है तो फिर भारतीय आवाम ने किस तरह उसका सामना करना है, उसमें अपने आप को महफूज बनाना है। एक मरतबा फिर भारत में मॉक ड्रिल्स का चर्चा है और इस बार इन मॉक ड्रिल्स को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया जा रहा है। 22 तारीख के बाद 7 तारीख से जो मॉक ड्रिल्स शुरू की गई थी उसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया था और अब ऑपरेशन जो शील्ड है उसके नाम से ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। दोबारा नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचर करना चाहता है ताकि जो बिहार के इंतखाबात हैं उनमें नरेंद्र मोदी को एडवांटेज मिल सके। 22 तारीख के बाद जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और जब पाकिस्तान ने 6 के करीब जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो भारत के गिराए, पूरी दुनिया में सवालात हो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपना जो मकामी मीडिया था यानी इंडिया का मीडिया था वहां पर बैन कर दिया। और ये उन इलाकों में कर रहा है जहां पर पाकिस्तानियों ने उधम मचाया था, जहां पर पाकिस्तानियों ने स्ट्राइक्स की थी, मारा था, वहां पर ये मॉक ड्रिल्स कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? लेकिन इंडिया इस वक्त मॉक ड्रिल्स कर रहा है, ये वहां का मीडिया बाकायदा से लिख रहा है और वहां पर इंडिया में पब्लिश हो रहा है और उन्हें कुछ अरसे के लिए रोका भी गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स पोस्टपोन इन द स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से जो ऑपरेशन शील्ड है या जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं ये रोकी जा रही हैं। और ये करवाई क्यों जा रही हैं? यानी ये हंगामी हालात में करवाई जाती है कि सायरन कैसे बजेगा, आपने किधर छुपना है, आपने बंकर्स किधर बजाने हैं, आपने किस तरफ मूव करना है, कैसे मूव करना है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर वीडियो नहीं बनानी, कहां पर वीडियो बनानी है। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है कि जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कर। इस वक्त सबसे पहले मैं जिस खबर से स्टार्ट करूंगी वो खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको 3 से 4 कंट्रीज बड़े आपको नजर आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया
एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं बांग्लादेश पर। तो यूएस बायर्स जो हैं उन्होंने अब ये स्टार्ट कर दिया है कि जो ऑर्डर्स जो कि ढाका से बांग्लादेश से पहुंचते थे यहाँ पर, जो कि कहा जा रहा है दी वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर, वो टैरिफ्स के बाद अब रिटेलर्स, जिसमें बड़े रिटेलर्स में वॉलमार्ट भी शामिल, तो इतने बड़े रिटेलर्स और बिजनेसेस जो कि अमेरिका में हैं वो अब बांग्लादेश के ऑर्डर्स नहीं मंगवा रहे। ना सिर्फ ये कि नहीं मंगवा रहे बल्कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स चल रहे थे उनको भी रोक दिया है। 80% टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो है वो 80% है ऑफ एक्सपोर्ट्स इन बांग्लादेश, उसकी जो इंडस्ट्री है। और खास तौर पर ये जो एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी उनका फॉल डाउन था वो जब से ये रेवोल्यूशन जो वहां पर स्टूडेंट्स का, वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी हुआ उसके बाद से उनकी ट्रेड और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। देखिए अगर आपको याद हो ना, जब ये हो रहा था सब कुछ, तो जो सेन माइंड्स थे वो क्या कहते, वो कह रहे थे कि हाँ हसीना की बहुत सी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन उसने जो इकोनॉमी उनकी खड़ी की है ना वो कोई नहीं कर सकता था। वो यही हुआ कि उसके बाद जो है वो इकोनॉमी उनकी धड़न तख्ता हो चुका है। तो अब ये और भी धड़न तख्ता होने जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जो इस वक्त हालात हैं। अब देखिए उनको बड़ा सहारा था अमेरिका से, वो ये समझते थे कि उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जब ये गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आई तो इसमें टैरिफ्स का आपको पता है, तो अब इसके ऊपर ये है कि ये हो रहा है वहां पर। तो जैसा मैंने बताया, अच्छा इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा उन कंट्रीज को होगा जो कि यहाँ पर गारमेंट्स भेजते हैं, जैसे कि इंडिया के जो गारमेंट्स और जो भी यहाँ पर पहुंचते थे बांग्लादेश से, वो अब नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उसकी जगह जो ऑर्डर्स और दिए जाएंगे बड़े रिटेलर्स यहाँ पर, वॉलमार्ट और कुछ और उसके समेत लिवाइस और कई, वो सब कहाँ पर अब अपने ऑर्डर्स भेजेंगे? इंडिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आईफोन के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, चाइना भेजता था, उसको जब उठाकर वो इंडिया लेकर गया तो वहां से ऑर्डर्स आते हैं। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है, तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं, मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है, इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट जो है वो तो मिडिल ईस्ट में आएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। सर साहब, जब हम आजकल इंटरनेशनल फॉरेन एनालिस्ट को देखते हैं तो एक बात को आजकल बड़ा उसका जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन जो मिलिट्री हेजमनी है उसको चाइना ने काउंटर कर लिया और किया है वो इनडिविजिबल सिक्योरिटी और कॉमन प्रॉस्पेरिटी। मुझे बताइए इस बात का मतलब क्या है? पहले जो इस वक्त जो वेस्टर्न मॉडल है वो है डिविजिबल सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की बात पहले करता है और बाकियों की बाद में, इसीलिए ब्लॉक्स बना के एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दे। तो दैट्स डिवाइडेड सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी माई सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी वर्सेस माई सिक्योरिटी। ये है डिविजिबल सिक्योरिटी जो इस वक्त चल रही है। इनडिविजिबल सिक्योरिटी से चाइना का ये मुराद है कि सबकी सिक्योरिटी जो है ना एक ही खाते में है। ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कम हो रही है और मेरी बढ़ रही है। लेट अस जॉइंटली क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर जॉइंट सिक्योरिटी हो सबकी, किसी को एहसास कमतरी ना हो, किसी को कोई ये फीलिंग ना हो कि मैं किसी के खिलाफ खड़ा हूं या कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स पीस। ये नहीं कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे नेटो को बनाया गया एंड सो ऑन। और अब कोशिश की जा रही है कि ये क्वाड को बनाने की, मगर उधर जो है चाइना लगा हुआ है कि ब्रिक्स को बड़ा किया जाए ताकि डिविजिबल सिक्योरिटी ना हो, इनडिविजिबल सिक्योरिटी सारी ब्रिक्स की जो है वो इकट्ठी बात हो। तो इस किस्म की बातें एक तो चाइना कर रहा है कि जो कि बेसिकली अमन की आशा है। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। पाकिस्तान की
जो आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, जूनियर ऑफिसर जवान जो हैं, वो बहुत ज्यादा दबाव का और हैजान का इस वक्त शिकार हैं। वो डीमोरलाइज भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, जिसका एक मजहर वो लेटर है। और ये लेटर ये कहता है कि हम जूनियर ऑफिसर्स के बिहाफ, हम जूनियर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन एंड मेजर्स एंड कर्नल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और हम बगैर कोई अल्फाज ज़ाया किए जनरल आसिम मुनीर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम ये कोई प्ली भी नहीं कर रहे, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें। हालात पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को उस पर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती है कि आपका इन चीज़ों से क्या लेना देना कि पाकिस्तान में क्या है और क्या नहीं है। हकीकी आज़ादी मिलेगी, और अगर हकीकी आज़ादी नहीं मिलती तो पाकिस्तान का वजूद आने वाले 5-10 सालों में कायम नहीं रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा 5-10 सालों में। ये बहुत लंबी मुद्दत नहीं है, 5-10 साल यूं गुजर जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का माहौल ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल है कि नूर खान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे जनाब, वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि इंडिया से ठुकाई के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। रियलिटी बहुत सारी सामने आ चुकी है, जिससे पाकिस्तानी अभी वो पहले जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो बोल रहे थे ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब वो सारी चीज़ों पर वो कायम नहीं रह पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, जो अब आसिम मुनीर को ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई आप जो है ना अब रेजिग्नेशन दे दो। मतलब उसने खुद को फील्ड मार्शल भी बना लिया। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में देखो ना तो ये दूसरा है जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया है। इससे पहले भी एक भाई साहब हो चुके थे, लेकिन अब बात यह है कि फील्ड मार्शल जो घोषित किया है उसके अलावा अभी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि भाई अब आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ आपने अचीव नहीं किया है। मतलब क्या ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, ऐसा क्या कर दिया कि जो इसने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवाया या फिर कर दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी अचीवमेंट थी। हालांकि एक तो पहली ऑलरेडी है कि पाकिस्तान के कंधों पर जो ये जो तमगे लगे हुए हैं उसके भी पीछे कौन सा राज है या फिर कौन सी वॉर जीत ली है वो तो पता ही नहीं है। लेकिन अभी एक और चीज़ नहीं आ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिसर और जवान हैं, जूनियर ऑफिसर जवान जो हैं, जवान भी हैं, लिeutenants भी हैं, कैप्टन भी हैं, मेजर्स भी हैं, कर्नल्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा दबाव का और हैजान का इस वक्त शिकार हैं। वो डीमोरलाइज भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, जिसका एक मजहर वो लेटर है जो बहुत तेजी से व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रहा है। और उसको इस वक्त मैं समझता हूँ हज़ारों लोग देख चुके हैं, बिकॉज वो दर्जनों दफ़ा फॉरवर्ड होकर मेरे सामने आ चुका है। अगर मैं इस वक्त कोई मल्टीमीडिया वीडियो कर रहा होता तो मैं आपको उसके कुछ इमेजेस भी मैं दिखा देता। लेकिन ये लेटर है जो एड्रेस किया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, और ये लेटर ये कहता है कि हम जूनियर ऑफिसर्स के बिहाफ, हम जूनियर ऑफिसर्स हैं, कैप्टन एंड मेजर्स एंड कर्नल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और हम बगैर कोई अल्फाज ज़ाया किए जनरल आसिम मुनीर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि हम ये कोई प्ली भी नहीं कर रहे, हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें और रिजाइन करके कमान एक काउंसिल ऑफ सीनियर जनरल्स या आर्मी ऑफिसर्स के हवाले कर दें ताकि आगे फैसले चलाए जा सकें। बिकॉज आप हमारे लिए बाइस शर्म है और आप बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है। हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में
उस वक्त कहा ना हकीकी आजादी मिलेगी, और अगर हकीकी आजादी नहीं मिलती तो पाकिस्तान का वजूद आने वाले 5-10 सालों में कायम नहीं रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। हकीकी आजादी और पाकिस्तान का वजूद आपस में एक दूसरे के साथ नत्थी हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक ऑटो इम्यून डिजीज लग गई है कंपनी की सूरत में। अगर इसको क्योर ना किया गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, अगर इस डिजीज को क्योर ना किया गया, वैसे ऑटो इम्यून डिजीज का कोई क्योर है सच नहीं है, मेडिकल साइंस ने नहीं बताया हुआ, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं क्योर की बात कर रहा हूं। अगर इस ऑटो इम्यून डिजीज को क्योर ना किया गया तो ये पाकिस्तान को अंदर से चाट जाएगी और खा जाएगी, और पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा 5-10 सालों में। ये बहुत लंबी मुद्दत नहीं है, 5-10 साल यूं गुजर जाते हैं। आज से पहले तो डिक्टेटर ने मुल्क तोड़ा, मुल्क की तबाही निकाली, मुल्क में दहशतगर्दी लेकर आया, मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने मुख्तलिफ तरीके से किरदार अदा किया, लेकिन अब पाकिस्तान ना मजीद टूटने का मुतम्मल हो सकता है, ना मजीद दहशतगर्दी लाने का मुतम्मल हो सकता है, ना माशरती मजीद जो गिरावट है उसका मुतम्मल हो सकता है। एक क्लिप चल रहा है, आपने देखा होगा, जिसमें एक बदमाश जिसके पास शायद कोई बाहर से इंपोर्टेड मर्क है और वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझ रहा है, और वो एक लड़के को फेंटा लगा रहा है और उसकी बहन मिन्नतें कर रही है लोगों की कि इसे छोड़ दें, माफ कर दें, हाथ जोड़ रही है, पांव पकड़ रही है। आज उसकी तस्वीर आती है कि वो जेल के लॉकअप में है, लेकिन तस्वीर ऐसे आई है कि ताला भी नहीं लगा हुआ। और मैं ये मंजर देख के हैरान नहीं हुआ बिल्कुल भी। पता है क्यों? जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का माहौल ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का माहौल है। तो अगर एक बंदा आपसे थोड़ा सा भी अमीर होगा, थोड़ा सा ज्यादा ताकत में होगा, वो वही करेगा जो जनरल आसिम मुनीर ऐसा होल मुल्क के साथ कर रहा है। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमरीकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमरीकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। कि अब क्योंकि अवाम में पजीराई नहीं मिल रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी बोझ बन चुके हैं। कल के इलेक्शन ने मजीद बता दिया कि जंग जीतने के बावजूद भी अवाम तो इमरान खान को वोट दे रही है। तो कंपनी मुस्तकबिल करीब ना सही तो मुस्तकबिल मीडियम टर्म गोल कंपनी का ये है कि इन दो जमातों को भी फारिग करना है और अपनी एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप हुकूमत लानी है जिसकी बराह रास्त आर्मी चीफ की आदत करेंगे। और मुझे खदशा ये है कि जो एक बात शाहीन साहब भाई साहब ने की थी, दिस माइट नॉट बी 100% करेक्ट, लेकिन समथिंग ऑन दोज लाइंस कुड बी इन द पाइपलाइन। और वो ये है कि एक आईनी तरमीम आए जिसमें फील्ड मार्शल जैसे खास ओहदे को नायब सदर या कोई ऐसा ओहदा आईनी दे दिया जाए जिसके बाद वो एक्चुअली रियासत का सरबराह और या सेकंड या कुछ इस तरह के काम कानूनी और आईनी तौर पे कर सके, और उसके बाद इनका सेटअप फारिग कर दिया जाए और एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाकर और कहा जाए जी अब हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और शहबाज शरीफ भी जेल में हो, नवाज शरीफ भी जेल में हो, जरदारी भी जेल में हो, और ये कहें जी देखिए हमने तो तमाम चोरों को एक साथ लटका दिया है, और इस तरह फौज अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने की कोशिश करे। मुझे इनका ये मंसूबा लग रहा है। वरना आप खुद सोचें, इलेक्शन पे तनकीद कर रहा है वो बंदा जिसने कंपनी के बगैर कभी पानी नहीं पिया, वो इलेक्शन पे तनकीद कर रहा है जी कि बंदूक के दौर पे छीना गया इलेक्शन। वो गवाही दे रहा है कि पीटीआई का इलेक्शन छीना गया है बंदूक के दौर पे, और वो कह रहा है कि जनरल साहब आए आगे बढ़ें और अपनी मर्जी के बंदे लगाएं जो कॉम्पिटेंट लोग हों और उनसे मुल्क चलाएं। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कंपनी के आने वाले दिनों के मंसूबे क्या हैं, क्योंकि मुल्क का माहौल ये बना दिया गया है। लेकिन एक ऐसी चीज है मेरे पाकिस्तानियों जो अभी मेरी नजर पड़ी है, जो कुछ हालात बदले बदले की तरफ इशारा कर रही है कि कंपनी के इरादे कुछ खतरनाक हैं। बदले हालात ये नहीं कि इमरान खान के हवाले से, बदले हालात कुछ और। ये नाज़रीन कंपनी का जाना माना डाउट है। इसकी ट्वीट पढ़ें जरा। ये जीना भी क्या जीना है लालू, आज के ज़िमनी इंतखाब में नया वर्जन सुनने को मिला। ये जीतना भी क्या जीतना है लालू, जब जीत मरकज़ और सूबे की सरपरस्ती में हो, इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना खामोशी में हो, इंतजामिया और पुलिस के कंट्रोल में हो, और अवाम की राय को बंदूक, प्रेशर और गठ जोर से शिकस्त दे दी जाए। ये जीत नहीं, जमहूरियत की शिकस्त है। डॉक्टर दानिश ये बोल रहा है, जो पिछले 3 सालों से इमरान खान के खिलाफ ऐसा जहर उगल रहा है कि यकीन माने जहर भी एक बार कहेगा कि यार इसका जहर ज्यादा है। वो बंदा ये बात कर रहा है। अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ इसकी, आपको आने वाले हालात का पता चलेगा कि ये लोग अपने पास से तो बात नहीं करते ना यार, ये तो वही बात करते हैं जो उधर से
कंपनी सरकार की मर्जी और मंशा होती है, ठीक है। ये तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेते ये लोग। ऐसा ही हो रहा, तो बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में एक और वार वाकया लोरालाई और मुसखिल के दरमियान शाहरा पर पेश आया। और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफी एक्टिविटी बढ़ चुकी है कि जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद घंटों में, एक साथ कई चेक पॉइंट्स पर, एक साथ बलूचिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात। बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। बीएलए और बीएलएफ इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। इसके हवाले से भारतीय मीडिया इन्हें कवरेज देना शुरू हो चुका है और भारतीय मीडिया इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम। अब ऑपरेशन बाम जो है उसमें इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान की फोर्सेस पर। बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। बलोचिस्तान में आग लग गई। जब से जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोच कौम के साथ, ये आग तब से लगी है। बल्कि उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर जो मसाइल खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो उसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो हजारों मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। बीएलएफ लॉन्चेस ऑपरेशन बाम और ये कह रहे हैं कि जी 17 ब्लास्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, जो बीएलएफ ने किए हैं और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर को नुकसान पहुंचा है। रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए। तो फैसला कुन कार्रवाई क्या होगी? तो वो आ कहां से रहे हैं और आके कहां से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। नमस्कार दोस्तों, अब इस बार सिचुएशन ये हुई है पाकिस्तान के अंदर कि कई सारे चेक पॉइंट्स थे बलूचिस्तान के अंदर और उस चेक पॉइंट्स को यहाँ पर कब्जा कर लिया गया बाय बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, और फिर वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हुआ। अब सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई वहाँ पर, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कि भाई कई सारे पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर ठोके गए हैं। अब देखिए, चाहे टीटीपी हो चाहे बीएलए हो, पहले क्या हुआ करता था कि वो छुप छुप कर अटैक करते थे। एक अटैक करने के बाद छुप जाते थे, फिर अगर उनका दूसरा अटैक होने वाला होता था तो बहुत समय बाद होता था। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि वो सिंक्रोनाइज्ड वे में अटैक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीटीपी और बीएलए दोनों अटैक करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बीएलए अकेला अटैक करेगा, लेकिन आपको उनकी प्लानिंग साफ तौर पर देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने अटैक कर दिया भाई छिप जाएंगे, फिर टाइमिंग के साथ दूसरा अटैक किया जाएगा और ऐसा घाव दिया जाएगा आपको कि आप समझ भी नहीं पाओगे। क्या कभी आपने सोचा था कि भी बीएलए जो है या फिर बलोच के जो फाइटर्स है वो पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे? मतलब कुछ महीनों पहले वो भी हो चुका है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। हम अपने शोज़ में मुतादिद बार पाकिस्तान को लाहक ख़तरात की बात कर चुके हैं और सेठी साहब आपने अभी हाल ही में बात की थी कि टीटीपी का ख़तरा किसी हद तक कंटेन कर लिया गया, अफगानिस्तान के साथ मामलात करके, चाइना की भी उसमें हेल्प थी। लेकिन बीएलए के हवाले से आपने तब भी ये कहा था कि एक मंडलाता ख़तरा है और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। कोयटा से पंजाब आने वाली एक बस से जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक इंसिडेंट, जिसमें बाकायदा ID कार्ड, ये पुरानी रविश है, ID कार्ड देख के गोलियाँ मार दी जाती हैं और फिर वो लाशें आती हैं पंजाब, वो वाकया देखा। मुझे आपसे ये जानना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जैसे ही एलामिया सामने आए, स्टेटमेंट सामने आई और उसके बाद ये कार्रवाई होना, इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ बिल्कुल खौफजदा नहीं है और वो कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए। तो फैसला कुन कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे, तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हमने ये बात सुनी। हमें तो जब से ये चल रहा है मामला, हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। मगर क्या डिसाइसिव एक्शन? ये डिसाइसिव एक्शन हो क्या सकता है? डिसाइसिव एक्शन, आप इतना बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का,
आप वहाँ आपकी सारी फौज जो है कंटोनमेंट्स के अंदर 30, 40, 50 हजार होगी, उसके साथ तो आप कंट्रोल नहीं, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकते। तो इतना बड़े इलाके के लिए आपको तो 500,000 आर्मी चाहिए, सारे इलाके में छा जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप मिलिट्री एक्शन तो बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वो तो बड़ा मुश्किल है। वो अगर आपको इंटेलिजेंस हो कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो फिर आप थोड़ा बहुत कोई एक्शन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। इतना लंबा बॉर्डर है ऑल द वे टू ईरान कि आप बलूचिस्तान के अंदर डिसाइसिव एक्शन ऐसा लें जिसके साथ BLA की बैक तोड़ दें, आप कमर तोड़ दें। और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, और वहां से ह्यूमन राइट्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बलूचिस्तान के अंदर आप डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हैं इससे अलावा के जो आप कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। तो अब तो वो आ कहाँ से रहे हैं और आके कहाँ से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। सो इसका ये मतलब है कि डिसाइसिव एक्शन विल हैव टू बी टेकन एट द रूट, जहाँ जड़ है, यहाँ से ये आते हैं। मिलिट्री एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिलिट्री एक्शन वहाँ कैसे करेंगे आप विदाउट ब्रेकिंग इंटरनेशनल बॉर्डर? जैसे ही आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन लेने जाते हैं, एक तो बड़ा लिमिटेड है, विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देख लिया इजराइल ने कि क्या कुछ कर दिया, मगर अभी भी मामला हल तो नहीं हुआ ना पैलेस्टाइन का। मिलिट्री एक्शन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दिस। वो डिग्रेड कर सकता है, मगर विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आइए आप, तो इसका फिर डिसाइसिव एक्शन क्या हुआ? जी, मैं ये समझता हूँ कि डिसाइसिव एक्शन हैज टू बी कि यू हैव टू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद द TTA। तालिबान की हुकूमत के साथ आपके रिलेशनशिप ऐसी बन जाए जिसके साथ वो आप पे एतमाद करें एज पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड चाइना पाकिस्तान अफगान रिलेशंस। आप उस ग्रुप के अंदर यू ब्रिंग द तालिबान ऑन योर साइड, देन दे विल कोऑपरेट विद यू टू थ्रो दीज ग्रुप्स आउट। अभी उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि इनको अफगानिस्तान से निकाला जाए, वो लेवरेजिंग कर रहे हैं आप। जब वो आपके साथ लेवरेजिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू बिकम a party to the development that takes place in that whole region, vested interest दोनों साइड पे बन जाएंगे, economic vested interest. So then the Taliban will agree to cooperate with you vis-a-vis BLA. मगर इस वक्त वो TTA वाले जो है वो TTP से खौफ होता है कि अगर उन्होंने TTA के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए तो उनके लिए मसला बन जाएगा। वहाँ इस्लामिक IS भी है ना। और ये हमले जब हुए तो इन हमलों से पहले ही भारत की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि बलूचिस्तान में कुछ न कुछ होने जा रहा है, जो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद घंटों में, एक साथ कई चेक पॉइंट्स पर, एक साथ बलूचिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात, उसके फौरी बाद नाज़रीन इकराम इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो दहशतगर्द तंजीम BLA जो है और BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी जो फितनतुल हिंदुस्तान है, इसके हवाले से भारतीय मीडिया इन्हें कवरेज देना शुरू हो चुका है। और भारतीय मीडिया इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम।